स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। तो बच्चों, आज जो है अपन व्यवसाय का अध्ययन कक्षा 12वीं में जो है आज जो है 5वें भाग पढ़ेंगे। आज अध्याय 4 का नियोजन के अंतर्गत में देखेंगे नियोजन के आवश्यक कदम, प्रक्रिया, तकनीकी विधि। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देंगे इसमें जो है आज का। तो वर्तमान युग में नियोजन का ही युग है। आज का युग बिना योजना के कार्य हमारा सफल नहीं हो सकता, अतः हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नियोजन आवश्यक है। अर्नाल्ड टायनबी का यह कथन सत्य है, मानव होने का एक लक्ष्य यह है कि वह नियोजन करता है। मतलब मानव होने का कारण इसका लक्ष्य यही होना चाहिए, नियोजन करता। किसी भी संस्था के लिए नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः इसे बड़ी सावधानी से तैयार करना चाहिए। प्रबंध छोटा हो या बड़ा, घर हो या कार्यशाला, सभी में नियोजन का निर्माण करना पड़ता है। नियोजन को अत्यंत ही सावधानी पूर्वक तैयार करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति का आधार ये नियोजन ही होता है। तो नियोजन की प्रक्रिया विधि की व्याख्या विद्वानों ने अलग अलग की है, जो इस प्रकार है। जॉर्ज टेरी के अनुसार जो बताया गया है, नियोजन के निम्न कदम बताया गया। पहला, समस्याओं को स्पष्ट करना, संबंधित क्रियाओं के समन्वय में पूर्ण जो है जानकारी एकत्र करना। तीसरा है सूचनाओं का वर्गीकरण विश्लेषण करना, नियोजन की बाधाओं एवं मान्यताओं की स्थापना करना, प्रस्तावित योजना का चुनाव करना, कौन सा चुनाव पहले कर लेना है, प्रस्तावित योजना के लिए समय एवं क्रमबद्ध निर्धारण करना होता है। ये था जॉर्ज टेरी के अनुसार। अब कुंडज और डोनेल के अनुसार बताया गया है कि उद्देश्य का निर्धारण तो करना है इसमें। दूसरा है नियोजन की मान्यताओं की स्थापना करना, वैकल्पिक कार्यों का निर्माण करना, वैकल्पिक कार्यक्रम को मूल्यांकन करना, सर्वश्रेष्ठ पद कार्यविधि का चुनाव करना, असहायक योजनाओं का निर्माण करना। इसके बाद अगला देखेंगे, मेरी कुशिंग नाइल्स के अनुसार बताया गया है कि पहला है समस्याओं को पहचानना और उसका स्पष्टीकरण करना। दूसरा है व्यू रचना, संबंधित तत्वों और उनके विकल्पों का विश्लेषण करना। तीसरा, तथ्यों की खोज करना और आंकड़े एकत्र करना। चौथा है एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करना। और पांचवा है कार्य के लिए विकल्पों का पता लगाना, है ना। और उसके छठवा है विभिन्न विकल्पों में श्रेष्ठ विकल्पों का चुनाव करना। तो उसके बाद दिया सातवां, उन कदमों का पता लगाना जिसके माध्यम से लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन किया जाता है। उपरोक्त पहले देखेंगे, उपरोक्त नियोजन द्वारा या प्रक्रिया कदमों के आधार पर निम्न प्रमुख कदम विवेचना या की जा रही है। पहला, लक्ष्य निर्धारण करना। सबसे पहले आपको बताया गया लक्ष्य किस जो होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्टिव। तो इस संसार में जो कुछ भी होता है उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य या उद्देश्य होता है। व्यापारिक उपक्रम भी लक्ष्य होता है कि प्रथम लक्ष्य या उद्देश्य लाभ कमाना, सेवा करना या अन्य कार्य हो सकता है। लक्ष्य निर्धारण के अंतर्गत सर्वप्रथम संपूर्ण उपक्रमों के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तत्पश्चात मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखकर अन्य जो है विभागों के उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है। ये लक्ष्य अल्पकालीन या दीर्घकालीन हो सकता है। लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद संस्था के समस्त कर्मचारी को इनके उद्देश्य से पूर्णतः परिचित कराया जाता है, ताकि समस्त कर्मचारी जो है उद्देश्य के अनुरूप कार्य करें। उद्देश्य स्पष्ट व सभी के लिए समझने योग्य होना चाहिए। यह नियोजन विधि का पहला कदम है। दूसरा है पूर्वानुमान लगाना। दूसरा है ना फॉरकास्टिंग, जो लक्ष्यों का निर्धारण हो जाने के बाद पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसे हेतु विभिन्न आंकड़ों, प्रवृत्ति या परंपराओं को ध्यान में रखा जाता है। व्यवसाय का पूर्वानुमान मौसम, बाजार व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी निर्भर करता है, अतः पूर्वानुमान के समय इन सभी बातों को पर ध्यान दिया जाता है। पूर्वानुमान के अंतर्गत पारिश्रमिक की दर व क्रय की दर व मात्रा, विक्रय नीति, विक्रय मात्रा, पूंजी की स्थिति, लाभांश वितरण, लाभ आदि के संदर्भ में पूर्वानुमान लगाया जाता है। पूर्वानुमान भी भावी परिस्थितियों में के बारे में किए जाते हैं। पूर्वानुमान जो है लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पूर्वानुमान सत्य से अधिक दूर तो ना जाए। पूर्वानुमान लगाते समय विभिन्न कर नीति व सरकार नीति का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। लक्ष्य के बाद देखेंगे हमारा सीमाएँ निर्धारित करना, है ना। फिक्सिंग जो है लिमिटेशन, जो नियोजन की सफलता इस बात पर निर्भर है कि पूर्वानुमान का निर्धारण करते समय भविष्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय खोजे जा चुके हैं या नहीं। किसी भी अनुमान या पूर्वानुमान में सबसे खराब परिस्थिति जो होता है को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाए, ताकि हमारा जो योजना है वो सफल हो सके, है ना। सफल लक्ष्य प्राप्ति अत्यंत ही आसानी हो जाता है। नियोजन की सीमाओं को सुविधा की दृष्टि में 3 भागों में बांटा गया। पहला, नियंत्रण योग्य सीमाएं, मतलब हमको उसको नियंत्रित किया जा सकते हैं।
तो इसका सीमाओं पर कंपनी का पूरा अधिकार रहता है, कंपनी की नीति, पूंजी, विकास क्रम आदि। दूसरा, अर्ध नियंत्रण योग्य सीमाएं, तो इन सीमाओं का पर कंपनी का आंशिक जो अधिकार रहता है, जैसे विक्रय मूल्य नीति, बाजार का क्षेत्र, श्रम की कार्य क्षमता आदि। उसके बाद तीसरा है अनियंत्रित योग्य सीमाएं। इन सीमाओं पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं रहता, अर्थात ये पूर्णतः बाहरी परिस्थिति पर निर्भर रहती है, जैसे व्यापार चक्र, सरकारी नीति, क्रय कर नीति, मौसम में प्रकृति से कब मौसम बदल जाए इसका कोई ये ध्यान नहीं रहता। अगला इसमें बताया गया है जो है अनुसरण करना, क्रियाओं का जो सफलता का स्टेप बताया गया बेटा, है ना। तो इसमें देखेंगे अनुसरण करना, क्रियाओं का निश्चित करना, योजना उप योजनाओं का निर्माण करना, श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, वैकल्पिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना, वैकल्पिक कार्यविधि का निर्धारण। इससे पहले मैं आपको इसको बताया गया था, ये कदम उठाए जाते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर जो चौथे नंबर जो है वैकल्पिक कार्यविधियों का निर्धारण, डिटरमिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज। व्यवसाय में कार्य करने के अनेक ढंग या तरीके हो सकते हैं, अतः अगले कदम स्टेप में करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक ढंगों को निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि कार्य करने के विभिन्न ढंगों में से श्रेष्ठ ढंग का चुनाव करना होता है। इस विधि हेतु विभिन्न विधियों का वर्गीकरण, विश्लेषण कर उनका अच्छे से परीक्षण करना चाहिए, ताकि श्रेष्ठ ढंगों का अनुमान लगाया जा सके। अगला है जो वैकल्पिक कार्य विधियों का मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेटिव कोर्स। अनेक ढंगों में से श्रेष्ठ ढंग का निर्धारण करने के पश्चात पांचवा कदम जो वैकल्पिक ढंगों का मूल्यांकन करना है, उसमें जो हमने कार्य किया उसको समीक्षा किया जाता है। इस कार्य में श्रेष्ठ ढंगों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है। इन सभी ढंगों का तुलनात्मक मान वैल्यू निकालना कठिन कार्य है, क्योंकि सभी ढंगों के अपने अपने गुण दोष होते हैं। अतः एक ढंग एक स्थान के लिए श्रेष्ठ होता है, दूसरा के लिए आवश्यकता नहीं होता है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि दूसरे के पर श्रेष्ठ भी होता है, अतः इससे बाबत कार्य का उद्देश्य और लक्ष्य तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही मूल्यांकन करना चाहिए। अगला श्रेष्ठ विकल्प का चयन है ना, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। तो कार्य करने के विभिन्न जो ढंगों का विश्लेषण और मूल्यांकन कर उसमें श्रेष्ठ ढंग का चुनाव करना नियोजन का छठवां कदम है। सभी काम करने के बाद उसमें श्रेष्ठ का चुनाव करना। श्रेष्ठ विकल्प का चयन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इसी के विकल्प या विधि द्वारा भविष्य की समस्त क्रियाएं जो संपादित किया जाएगा, इसी बिंदु से योजना का निर्माण प्रारंभ होता है। सातवां उप योजनाओं का निर्माण, फॉर्मुलेटिंग जो है डेरिवेटिव प्लान। व्यवसाय में श्रेष्ठ विकल्पों से योजना का निर्माण हो जाने के बाद सातवां कदम मुख्य योजना व उसकी उप योजनाओं का निर्माण करना। मुख्य योजना जो है व्यापार की मूल योजना होती है तथा इसे सफल बनाने के लिए विभिन्न उपक्रमों या विभागों की उप योजनाएं तैयार की जाती। इन उप योजनाओं को सहायक योजना या विभागीय योजना भी कहते हैं। योजना उपक्रमों को उप योजना में पर्याप्त लोच होना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। इन्हीं के आधार पर व्यापार घटना चक्र व्यूह रचना तैयार की जाती है। अगला देखेंगे 8वां नंबर, क्रियाओं का क्रम निश्चित करना, मतलब फिक्सिंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। मतलब यहाँ पर योजना एवं उपयोजनाओं का निर्माण हो जाने के पश्चात योजनाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाओं क्रम जो है सीक्वेंस निश्चित करना नियोजन का 8वां कदम है। मतलब उसको लाइन से करना। क्रम का निर्धारण अत्यंत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि कार्यवाही इसी क्रम में की जाती है। क्रियाओं के क्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जाए जिससे कार्य के दौरान किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अनुसरण करना, फॉलो अप, मतलब कोई भी कार्य के लिए उसको अनुसरण करना आवश्यक है। अनुसरण करना योजना का 9वां एवं 3 चरण। इसके अंतर्गत उपयुक्त सभी कार्यवाहियों का बताए गए निर्देशों और नीतियों के अनुसार अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण का कार्य उस समय तक लगातार चलते रहता है जब तक वांछित उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। भविष्य की किसी कार्यवाही में कोई बाधा आ जाए तो बाधाओं को दूर करना आवश्यक करते हुए योजना को आगे बढ़ाने का क्रम जारी रखता है। अगला देखेंगे उपयुक्त कदम या पगों की, जिन्हें विधि भी कहा जाता है। इनकी सफलता इस बात पर निर्भर होता है कि उपक्रम के कर्मचारियों व अधिकारियों में आपसी तालमेल का सहयोग कितना है, अर्थात संपूर्ण सफलता कर्मचारियों के सहयोग व सद्भावना पर निर्भर है। संपूर्ण प्रबंध में एकता एवं सहयोग की भावना से ही नियोजन पूर्ण सफलता हो सकता है। ये जो बताया था इसमें कदम उठाए गए। अब आगे देखते हैं बच्चों नियोजन के सीमाएं के अंतर्गत हम देखेंगे नियोजन की सीमाएं, कठिनाई और आलोचनाएं यहाँ पर बताया गया है। लिमिटेशन जो है डिफिकल्ट एंड क्रिएटिव मीन्स ऑफ प्लानिंग। तो हमने नियोजन के लाभों एवं महत्व की विस्तृत विवेचना की है। इनके लाभों महत्व को देखते हुए
प्रबंधकों को नियोजन अत्यंत सावधानी व सतर्क से करना चाहिए तथा नियोजन का कार्य अनुभव एवं विशिष्ट योग्यता वाले प्रबंधक से कराना चाहिए, जिनके निर्माण में समानांतर जिन समस्याओं का समाधान करना पड़े वे अग्रलिखित यहाँ पर बताया गया है। तो पहले देखेंगे बच्चे यहाँ पर श्रेष्ठ नियोजकों का अभाव, मतलब नियोजन सदैव भविष्य के लिए बचाव के लिए किया जाता है। इसके लिए योग्य अनुभव एवं कुशल नियोजक का अभाव रहता है। योग्य योजना बनाने वाले सभी उपक्रम को नहीं मिल पाता। साथ ही भविष्य की योजना के लिए नए मशीन जो यंत्र है ना, तथा सांख्यिकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में भी अच्छे नियोजक श्रेष्ठ नियोजन नहीं कर सकते। दूसरा है नियोजन तकनीकी का अभाव, मतलब जो कार्य करे उसको तकनीकी का अभाव। नियोजन का आधार भविष्य होता है, भविष्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा इसका ज्ञात करने के लिए विशिष्ट तकनीकी से अनुमान लगाना तथा विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके लिए विशिष्ट यंत्रों व उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। भारत में इनका अभाव रहता है। यद्यपि कुछ वर्षों से सूचना तकनीकी के क्षेत्र में आशातीत प्रतीत हुए हैं। इसमें मौसम, वर्षों आदि का अनुमान लगाना अब आसान हो गया है, किंतु व्यापारिक क्षेत्र में अनुमान लगाना काफ़ी कठिन होता है। सर्वोत्तम विकल्पों का चुनाव में कठिनाई, मतलब कौन से उसका चुनाव करें, ये सबसे बड़ी कठिनाई होता है। योजना करने में अनेक विकल्प सामने आते हैं। सभी विकल्पों में गुण व दोष होते हैं। उनमें से कौन सा श्रेष्ठ हो या चुनना एक कठिन कार्य। इसे चुनने में भी विशिष्ट जो है अनुभव व ज्ञान की आवश्यकता होती है। साथ ही वर्तमान में जो विकल्प श्रेष्ठ होगा वही भविष्य में श्रेष्ठ होगा या आवश्यक नहीं है। अतः सर्वोत्तम विकल्प के चुनने की समस्या भी नियोजन की एक समस्या है। अगला देखेंगे भविष्य की अनिश्चितता। यह सर्वविदित है कि भविष्य अनिश्चित है और कोई भी अनुप्राय 100% सत्य नहीं निकलता है। अतः नियोजन के निर्माण में या योजना बनाने में सबसे बड़ी समस्या होता है भविष्य की अनिश्चितता। भविष्य में अनिश्चितता के कारण अनेक समस्याएं, बाधाएं उत्पन्न होते हैं। 5वां नंबर देखेंगे नियोजन के दोष या हानियाँ। तो इसके अंतर्गत देखेंगे बच्चों यहाँ पर नियोजन की कुछ सीमा हानियाँ बताया गया। पहला है, कुछ आलोचकों को मानना है कि नियोजन अपव्यय है। इसे तैयार करने में समय, धन व श्रम लगता है वह अनावश्यक है। दूसरा है, कुछ जो है आलोचकों का मानना है कि योजना एक निश्चित तरीके से कार्य करने को बाध्य करता है, जबकि समय परिवर्तनशील है, इसमें अधिक स्थिरता उचित नहीं है। तीसरा देखेंगे नियोजन की प्रक्रिया में प्रबंधकों विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उचित नहीं मिल पाता जो हमको चाहिए। दूसरा है, योजनाओं का सामयिक मूल्यांकन करने में असफल रहना। 5वां है, औपचारिकताओं पर अत्यधिक ध्यान देना। 6वां है, नियोजन पूर्व निर्धारित कार्य पद्धति, विधि, कार्यक्रमों एवं प्रभाव के आधार पर कार्य करने के लिए व्यक्ति को बाध्य करता है। फलतः व्यक्ति में पहल करने का अभाव यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर नियोजन की सीमाओं के संबंध में जॉर्ज स्टेनर ने कहा है कि नियोजन तो एक प्रबंध की सभी समस्याओं का समाधान करेगा और ना ही व्यवसाय की सफलता की गारंटी देगा। तो इस प्रकार जो नियोजन जो भी हम कार्य करें तो हमारा जो है लक्ष्य निर्धारण नियोजन प्लानिंग पहले से होना चाहिए। आज के लिए बेटा गुड डे, आपका ये कोर्स खत्म होता है।